हेलो, मैं सुनील सरदार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम रेडी में। आज के वीडियो में हम परमानेंट सेटलमेंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, देखिए परमानेंट सेटलमेंट क्या था कि एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था या फिर लैंड रेवेन्यू पॉलिसी था जिसको कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सोच रहे होंगे कि ये लैंड रेवेन्यू होता क्या है। देखिए उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके हाथ में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। तो जो पीजेंट्स हैं जो लैंड में क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे तो उनको सर्टेन अमाउंट ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना पड़ता था एज ए टैक्स, तो उसी को लैंड रेवेन्यू कहते थे। परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहाँ पे, इन बंगाल एंड बिहार। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया था टू द रीजन ऑफ ओडिशा, बनारस एंड नॉर्थ कर्नाटका। तो हमने एक बेसिक जाना कि परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है। अब हम जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट को आखिर परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहते थे। देखिए परमानेंट सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट इसलिए कहते थे कि जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो कलेक्ट किया जाता था वो फिक्स था बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, इसीलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते थे। फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, जो जमींदार थे उनको ऑनर ऑफ द लैंड कंसिडर्ड किया गया। उसके बाद जो जमींदार थे उनको एक फिक्स अमाउंट पे करना पड़ता था टू ईस्ट इंडिया कंपनी एज रेवेन्यू। अगर एक ज़मींदार फेल होता था टू पे द टैक्स तो उसका जो ज़मींदारी राइट था उसको ऑक्शन किया जाता था। मीन्स उसका जो ज़मींदारी राइट था उसको नीलाम कर दिया जाता था। जैसे कि ज़मींदार्स को कंसिडर्ड किया गया था ऑनर ऑफ द लैंड, तो उनके पास राइट था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना एंड पे 10/11 एज रेंट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, और 1/11 अपने पास रख सकता था। तो आप समझ गए होंगे कि परमानेंट सेटलमेंट का फीचर्स क्या क्या थे। अब हम जानेंगे कि परमानेंट सेटलमेंट किस तरह बेनिफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। देखिए परमानेंट सेटलमेंट ने क्या किया, गारंटी प्रोवाइड किया ऑफ इनकम, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को पता था कि दिस अमाउंट वी विल गेट इन फिक्स डेट एंड टाइम। तो वो क्या करते थे, पहले से प्लानिंग बनाते थे कि कितना अमाउंट हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन पे यूज करना है, आर्मी पे यूज करना है, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो पहले से प्लानिंग बना सकते थे। तो इसीलिए उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक फॉरेन कंपनी थी, तो उन्हें पता था कि अगर इंडिया में हम लोग रूल करना चाहते हैं फॉर लॉन्गर टाइम तो हमको लोकल सपोर्ट के बिना हम लोग रूल नहीं कर सकते। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जमींदार का मदद लिया इंडिया में रूल करने के लिए। तो जमींदार किस तरह से एक्ट किए, जमींदार एक्ट एज ए बफर बिटवीन देम एंड द पीपल। देखिए मान लेते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट जब इंट्रोड्यूस किया गया और लोकल पीपल उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो इससे क्या होगा कि पीपल जो है वहाँ पे रिवोल्ट करेंगे। तो उसको कौन सप्रेस करता था, जो जमींदार होते थे वो सप्रेस करते थे, और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी बचती थी। कलेक्ट मैक्सिमम रेवेन्यू यूजिंग मिनिमम रिसोर्स। देखिए इससे बेनिफिशियल क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बहुत सारे जो पीजेंट्स हैं उनसे रेवेन्यू ना कलेक्ट करके कुछ लिमिटेड जो नंबर्स ऑफ जमींदार थे उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। तो इससे मिनिमम रिसोर्स के मदद से मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा था। तो इसीलिए ये बेनिफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स, देखिए परमानेंट सेटलमेंट का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कल्टीवेटर्स या फिर पीजेंट्स पे। गवर्नमेंट ने ही बहुत हैवी टैक्स डिसाइड किया था कि कलेक्ट करेंगे फ्रॉम जमींदार, और जमींदार किससे कलेक्ट करते थे, पीजेंट्स। तो पीजेंट्स को बहुत ज्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता था तो जमींदार, और जमींदार किसको देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को। और जो जमींदार थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे पीजेंट्स को, क्योंकि जो जमींदार था उनको एक फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन पीजेंट्स को कितना टैक्स पे करना है वो फिक्स नहीं था। तो इसीलिए जो जमींदार थे वो मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम पीजेंट्स ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म के कारण पीजेंट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि जो जमींदार थे वो अपना राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू सेल कर रहे थे थ्रू अदर जमींदार या फिर अदर पीपल को सेल कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जमींदार क्रिएट हो गए, तो पीजेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हैवी टैक्स पे करना पड़ता था टू जमींदार। परमानेंट सेटलमेंट के अनुसार जो जमींदार है वो इन्वेस्ट करेंगे लैंड पे ताकि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन जो जमींदार थे वो बहुत मिनिमम अमाउंट या फिर ना के बराबर रेवेन्यू को यूज कर रहे थे फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। तो इसके कारण जो प्रोडक्शन था वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया और फार्मर का इनकम डिक्रीज हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि परमानेंट सेटलमेंट क्या था। उसके बाद इसको परमानेंट सेटलमेंट किस लिए कहते थे, उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के फीचर्स भी समझ गए होंगे, और परमानेंट सेटलमेंट किस तरह बेनिफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पीजेंट्स पे, ये सब आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।